हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एजी 501 का 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं। और इसके पहले वाले वीडियो मैंने 15 शॉर्ट क्वेश्चन बताया था, तो ये 30 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया है और मैंने आप लोगों को 15 लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे। तो टोटल मिला के 45 क्वेश्चन हो गए, 60 और लॉन्ग। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आप लोग पढ़ना है और इसमें से अच्छा खासा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएगा। और उम्मीद करते हैं मैं जो पढ़ाता हूँ आप लोगों को समझ में भी आता है और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूखे को परिभाषित कीजिए। पूछा है सूखा क्या होता है, सूखे को परिभाषित किए। ड्रॉट। तो सूखा क्या होता है, कोई स्थान जैसे वहां पर लंबे समय तक जब बारिश नहीं होगी, तो आप लिख सकते हैं लंबे समय तक बारिश के अभाव में जो प्रोसेस होता है, जो पौधे सूख जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रोसेस को सूखा बोला जाता है। ठीक है, तो यह क्यों होता है सूखा, या सूखा क्या है? तो सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जो विभिन्न प्राकृतिक और साथ ही मानव निर्मित कारणों जैसे अपर्याप्त वर्षा, वाष्पीकरण की अत्यधिक दर और जलाशयों से पानी के अत्यधिक उपयोग और भूजल सहित अन्य भंडारण के कारण पानी की उपलब्धता की विस्तारित अवधि को संदर्भित करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है सूखा? क्या सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, सूखा एक आपदा है जो विभिन्न प्राकृतिक और साथ ही साथ मानव निर्मित कारक, मतलब प्राकृतिक कारण के साथ साथ मानव निर्मित कारण। मानव निर्मित कारण क्या है? तो मानव निर्मित कारक यही है कि मानव जो होता है जलाशय से पानी को अत्यधिक उपयोग करता है। ठीक है, तो यह मानव निर्मित कारक हो गया। और प्राकृतिक कारक क्या है? तो वाष्पीकरण की अत्यधिक दर, अपर्याप्त वर्षा, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक आपदा है। तो कुल मिलाकर सूखा क्या है? तो कुल मिलाकर सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जो विभिन्न प्राकृतिक साथ ही मानव निर्मित कारणों जैसे अपर्याप्त वर्षा, वाष्पीकरण की अत्यधिक दर और जलाशयों से पानी का अत्यधिक उपयोग और भूजल सहित अन्य भंडारण के कारण पानी की उपलब्धता की विस्तारित अवधि को संदर्भित करता है। या बोल सकते हैं पेड़ पौधों और फसलों को जब पर्याप्त मात्रा में वर्षा न आने से जल की प्राप्ति नहीं हो पाती है और फसलें नष्ट होने लगती हैं, तो उसे सूखा कहते हैं। पेड़ पौधे और फसलों को जब पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं मिल पाता है, तो जल की प्राप्ति नहीं हो पाती और फसलें नष्ट होने लगती हैं, तो उसे सूखा कहते हैं। मैं 3 पॉइंट बताऊंगा, जरूरी नहीं कि आप लोग तीनों पॉइंट लिखेंगे। एक कोई भी पॉइंट याद हो गया तीनों में से, उसमें से एक लिख सकते हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला पॉइंट है, लंबे समय तक वर्षा न होने पर जल की कमी को सूखा कहते हैं। जब लंबे समय तक किसी स्थान पर वर्षा नहीं होगी तो वहां पर जल की कमी हो जाएगी, तो इस प्रकार के प्रोसेस को ही सूखा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, नमी आघात, मॉइस्चर स्ट्रेस। नमी आघात क्या होता है? तो नमी की कमी अथवा अधिकता के कारण पौधों की दैहिकी, कार्यकी अथवा उत्पादन पर पड़ने वाला कुप्रभाव नमी आघात कहलाता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, नमी की कमी अथवा अधिकता के कारण, मतलब कमी के कारण भी हो सकता है, अधिकता के कारण भी हो सकता है। तो नमी की कमी अथवा अधिकता के कारण पौधों की दैहिकी, कार्यकी अथवा उत्पादन पर पड़ने वाला कुप्रभाव ही नमी आघात कहलाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आकस्मिक फसल योजना क्या है? कॉन्टीजेंट क्रॉप प्लानिंग क्या है, या कॉन्टीजेंसी क्रॉप प्लानिंग क्या है? ठीक है, तो सामान्य रूप से तथा अत्यधिक लाभ देने वाली फसलों के स्थान पर मौसम विपरीतता की दशा में कोई उचित फसल लेने की प्रक्रिया को ही आकस्मिक फसल योजना कहते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से तथा अत्यधिक लाभ देने वाली फसलों के स्थान पर मौसम विपरीतता की दशा में कोई उचित फसल लेने की प्रक्रिया को ही आकस्मिक फसल योजना कहते हैं। ध्यान समझिएगा क्या कहने का मतलब है। बोल रहा है कि सामान्य रूप से अत्यधिक लाभ देने वाली, मतलब जो सामान्य से, मतलब कोई फसल है वह एक पौधा जो है उसमें 2 किलो उत्पादन दे रहा है। मान लीजिए एक पौधे से 2 किलो उत्पादन प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसमें क्या बोला जाता है? सामान्य रूप से अत्यधिक लाभ देने वाली, तो 2 किलो से ज्यादा होगा, 2 किलो 100 ग्राम उत्पादन प्राप्त हो, इस प्रकार से यहाँ पे समझिएगा। तो सामान्य रूप से अत्यधिक लाभ देने वाली फसलों के स्थान पर मौसम विपरीतता की दशा में कोई उचित फसल लेने की प्रक्रिया को ही आकस्मिक फसल योजना कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एले क्रॉपिंग क्या होता है? एले क्रॉपिंग क्या होता है? ठीक है, ALLEY, एलो क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग क्या होता है मैं समझा देता हूँ। देखिए,
पंक्ति में फसल उगाने की विधि को एडी क्रॉपिंग कहते हैं। पंक्ति कैसे बनेगी? देखिए एक पौधा मान लीजिए इधर से लगा है, जब देखेंगे कहीं कहीं पर जैसे आम की हमें क्या करनी, खेती करनी, ठीक है, आम का हमें पौधा उगाना है, तो हम शुरू शुरू में क्या करते हैं, आम के पौधे को लगाते हैं कुछ दूरी पर, एक पौधा इस साइड लगाएंगे, एक पौधा इस साइड लगाएंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस बच रहा है, इसी स्पेस में खेती करने की प्रक्रिया को एले क्रॉपिंग कहा जाता है, ठीक है। ये जो बीच में दो पौधे के बीच के स्थान में कृषि करने की प्रक्रिया को ही एले क्रॉपिंग बोल सकते हैं, ठीक है। दो पौधे के बीच के स्थान में पंक्ति में कृषि करने की प्रक्रिया को एले क्रॉपिंग कहा जाता है। दो पंक्ति के बीच के स्पेस में खेती करना ही एले क्रॉपिंग कहा जाता है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझने के लिए बनाया हुआ भी है, जैसे मान लीजिए एक पेड़ पौधा इधर लगाए हम लोग, या कोई पेड़ इधर लगाए हैं, इसके बीच में जो स्पेस दिख रहा है आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक, इसी स्पेस में कृषि करने की प्रक्रिया को एले क्रॉपिंग कहा जाता है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं रिले क्रॉपिंग क्या होता है। एले क्रॉपिंग देखिए तो रिले क्रॉपिंग भी देख लेते हैं। देखिए एले क्रॉपिंग होता है कि दो पंक्ति के बीच में कृषि की जाती है, और रिले क्रॉपिंग होता है कि कोई पौधा है, कोई फसल है, उस फसल को कटाई से पहले, मतलब फसल के हार्वेस्ट होने से पहले ही उसमें दूसरी नई फसल की बुआई कर देंगे, तो उसको बोलते हैं रिले क्रॉपिंग, ठीक है। पहला क्रॉप हार्वेस्ट करने से पहले दूसरा क्रॉप उगाने की प्रक्रिया को रिले क्रॉपिंग कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बता दिया कि पहला क्रॉप जो है उसको नहीं काटेंगे उसके पहले उसमें दूसरा क्रॉप की बुआई कर देंगे, तो ऐसे प्रोसेस को रिले क्रॉपिंग बोला जाता है। अगला है सूखा सहनशीलता। सूखा सहनशीलता क्या होता है? ड्राट टॉलरेंस इसको बोल सकते हैं, ड्राट टॉलरेंस समझिएगा। जल विभव का वह आघात, जल विभव का वह आघात जिस पर 50% ऊतक मर जाते हैं, परंतु पौधे अभी भी जीवित बने रहने के लिए सक्षम होते हैं। ऊतक से मिलकर पौधे बनते हैं, मतलब कोई भी मानव हो गया, मानव कोशिका जो होती है छोटे छोटे ऊतक से मिलकर, छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊतक जो होते हैं पौधों के अंदर पाए जाते हैं, मनुष्यों के अंदर भी पाए जाते हैं, तो 50% ऊतक मर भी जाते हैं, फिर भी पौधा जो होता है जीवित रहने के लिए सक्षम होता है, तो उसी को ड्रॉट टॉलरेंस बोला जाता है। मतलब सूखा जब पड़ेगा, जब बारिश नहीं होगी लंबे समय तक और सूखा पड़ने लगेगा, तो कुछ वैरायटियां ऐसे हैं कि 50% उसको ऊतक मर जाते हैं, फिर भी 50% मतलब आधा पौधा सूख जाता है, फिर भी वह जीवित रहने के लिए, फिर भी वह जीवित रहने के लिए सक्षम होता है, तो ऐसे पौधे को सूखा सहनशीलता पौधा बोला जाता है, सूखा सहनशील पौधा बोला जाता है, ठीक है। तो जल विभव का वह आघात जिस पर 50% ऊतक मर जाते हैं, परंतु पौधे अभी भी जीवित बने रहने के लिए सक्षम होते हैं, तो उसे सूखा सहनशीलता के कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सूखा सहनशीलता कहते हैं, ड्राट टॉलरेंस कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इफेक्टिव रेन। इफेक्टिव रेन क्या होता है? प्रभावकारी वर्षा। तो देखिए जब वर्षा होता है तो पानी बहुत ज्यादा जमीन में सोख लिया जाता है, कुछ पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, कुछ भूमि पर तैरते हुए कहीं दूसरे स्थान पर चला जाता है। इन सभी पानियों में से, इन सभी जल में से जो जल पौधा अपने अंदर अवशोषित कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जो जल पौधा ले रहा है, उसी जल को क्या बोलेंगे? इफेक्टिव रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इफेक्टिव रेन बोलेंगे, ठीक। तो कुल वर्षा का वह भाग जो पौधे के लिए प्रयुक्त जल का भाग हो, कुल पौधे का वह कुल वर्षा का वह भाग जो पौधे के लिए प्रयुक्त जल का भाग हो, अर्थात जिसे फसल अपने उपयोग में ला सके, उसे प्रभावकारी वर्षा कहते हैं, ठीक है। कुल वर्षा का वह भाग जिसे फसल अपने प्रयोग में ला सके, उसी को प्रभावकारी वर्षा कहते हैं। या बोल सकते हैं वर्षा का वह अंग जो पौधों उपभौतिक उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। वर्षा का वह भाग जो पौधों में उपभौतिक उपयोग के लिए उपलब्ध होता है, उसे प्रभावकारी वर्षा कहते हैं। तो यह 22वां क्वेश्चन था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फसल अनुकूलन क्या है? क्रॉप एडेप्शन बोला जाता है इसको। फसल अनुकूलन क्या है? तो फसलों में संरचनात्मक अथवा दैहिक परिवर्तन के द्वारा एक विशेष परिवेश अथवा वातावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने की क्षमता को ही अनुकूलन बोला जाता है। फसलों में संरचनात्मक अथवा दैहिक परिवर्तन के द्वारा, ध्यान समझिएगा, कोई फसल है उसमें संरचनात्मक और दैहिक परिवर्तन के द्वारा उसे एक विशेष अथवा परिवेश वातावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने की क्षमता को ही अनुकूलन कहते हैं। फिर से समझिएगा कि फसलों में संरचनात्मक अथवा दैहिक परिवर्तन के द्वारा एक विशेष परिवेश अथवा वातावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने की क्षमता को ही अनुकूलन कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पीडब्ल्यूपी। पीडब्ल्यूपी क्या है? ठीक है,
तो कभी कभी फुल फॉर्म सिर्फ पूछता है और कभी कभी पूछ लेता है पूरा पीडब्ल्यूपी। तो पीडब्ल्यूपी का पूरा नाम होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो पीडब्ल्यूपी में पौधों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्राप्त नमी नहीं होती है, ठीक है। पीडब्ल्यूपी जो होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में पौधों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नमी प्राप्त नहीं हो सकता है और पानी में मृदा मिलाए जाने तक मुरझाए रह सकता है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, पीडब्ल्यूपी में पौधे को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नमी प्राप्त नहीं हो सकता और पानी में मृदा मिलाए जाने तक यह मुरझाए रह सकता है। यह मृदा की विशेषता होती है, यह पौधों में उपलब्ध पानी की न्यूनतम सीमा होती है, ठीक है। यह जो पीडब्ल्यूपी होती है यह पौधों में उपलब्ध पानी की न्यूनतम सीमा होती है। आगे देखते हैं अगला 25वां क्वेश्चन, जल समेट प्रबंधन क्या है। तो देखिए जब वर्षा होता है, वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है तो जो भूमि पर तैरने लगता है जल या जो अतिरिक्त जल होता है, जो फाजिल जल होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, उसी एक्स्ट्रा वाटर को किसी स्थान पर स्टोर करके उसे कृषि में प्रयोग लेना ही क्या कहलाता है, जल समेट प्रबंधन कहलाता है। आपने वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ा होगा पिछले वाले वीडियो में, तो वही वाटर हार्वेस्टिंग समझ लीजिए जल समेट प्रबंधन ही है। जल समेट प्रबंधन को वाटर हार्वेस्टिंग भी कहा जाता है। तो वर्षा के फाजिल पानी को एकत्रित करके उसका कृषि की फसलों में समुचित उपयोग ही जल समेट प्रबंधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जल प्रबंध। तो जल प्रबंध क्या होता है, तो फसलों उत्पादन हेतु भूमि में जल के नियोजित ढंग से उपयोग करने की कला को जल प्रबंध कहते हैं। फसल के उत्पादन के लिए भूमि में जल के नियोजित ढंग से उपयोग करने की प्रक्रिया को, कला को ही जल प्रबंध कहते हैं। अगला है जल निकास। तो जल निकास क्या होता है, तो देखिए पौधों के लिए अधिक जल भी बहुत नुकसानदायक होता है और कम जल भी बहुत नुकसानदायक होता है, इसलिए हमें ना पौधों को अधिक जल देना चाहिए ना कम जल देना चाहिए। तो समझिएगा कि भूमि पर पाए जाने वाली वनस्पति का जीवन जिस प्रकार जल की कमी के कारण नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार फालतू पानी मतलब अतिरिक्त जल भी उनकी वृद्धि और जीवन को नष्ट कर सकता है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, भूमि पर पाए जाने वाली वनस्पति का जीवन जिस प्रकार जल की कमी के कारण नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार फालतू पानी भी उनकी वृद्धि और जीवन को नष्ट कर सकता है। अतः फसल की पैदावार को बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधो सतह से कृत्रिम रूप से जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही जल निकास कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर सरण दर, इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन रेट या अंतर सरण दर क्या होता है, तो मृदा का एक गुण जो उस अधिकतम दर का निर्धारण करता हो जिस पर जल निर्दिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत मृदा में प्रवेश करता है, तो उसी को इनफिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। मृदा का एक वह गुण जो उस अधिकतम दर का निर्धारण करता हो जिस पर जल निर्दिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत मृदा में प्रवेश करता है, तो उसी को इनफिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं 28 क्वेश्चन जो मैंने आप लोग बताया अच्छे समझ में आए होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।